नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल RIGK में। मैं हूं अजीत सिंह। चलिए, हम लोगों को अभी क्लास कंटिन्यू चल रहा है और उसी क्लास को जस्ट हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले बहुत सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं पॉलिटी में। इसके बाद जो आता है ये नेक्स्ट, इसके पीछे हम लोग पंचायती राज व्यवस्था कर चुके हैं। नेक्स्ट जो आता है एक केंद्र, यानी कि हमारे संविधान में ये बताया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच के आपसी जो संबंध होता है उसके बारे में बताया गया है। यानी कि केंद्र का क्या महत्व है, राज्य का क्या महत्व है, और दोनों का कंबाइंड लेकर बात करें हैं तो दोनों को कंबाइंड लेकर क्या महत्व है, क्या उसमें क्षमता दोनों को अलग अलग दिया गया है, सभी चीज को डीपली जानेंगे। एक हर अनुच्छेद के तहत इसके बारे में जानेंगे और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि केंद्र और राज्य, सोचिए, केंद्र है जो पूरा हमारे देश पे जो शासन करता है, राज्य सिर्फ अपने राज्य के लिए कानून बनाता है। तो केंद्र कैसे पूरा देश पर करता है, राज्य कैसे बनाता है, दोनों का आपसी के बीच का संबंध क्या है, टोटल बात को आज हम लोग जानकारी लेके अच्छा से पढ़ेंगे। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, भागिएगा मत, समझाने की पूरी गारंटी मेरी है। तो आज चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हर अनुच्छेद के तहत और क्या क्या एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या भूमिका होती है, केंद्र सरकार क्या करता है, राज्य सरकार क्या करता है, दोनों का आपसी जब विवाद में क्या होता है, टोटल बात को हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक क्या है, तो देख रहे हैं केंद्र और एवं राज्य के बीच का संबंध, यानी टॉपिक है केंद्र एवं राज्य। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारे संविधान में इस चर्चा कहाँ है, तो चर्चा बनता है सबसे पहले पार्ट इसका चर्चा का हम लोग बात करें भाग 11 अनुच्छेद का हम लोग बात करें अनुच्छेद तो इसका चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 के बीच किया गया है। कहाँ 245 से लेकर 263 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। यानी केंद्र और राज्य के बीच का जो भी बात है उसका वर्णन 245 से लेकर 263 के बीच में किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या है, क्या इसमें वर्णन किया गया केंद्र और राज्य के बीच में। तो सबसे पहला अनुच्छेद आता है 245 यानी 245 अनुच्छेद क्या कहता है दोस्त, तो 245 अनुच्छेद ये बोलता है, सिर्फ इसका दो ही फंडा है। 245 अनुच्छेद ये बोलता है कि केंद्र लेवल पे जो भी शासन का व्यवस्था बनाया गया, जो भी कानून बनाएगा वो संसद बनाएगा। यानी केंद्र लेवल पर काम कौन करेगा, संसद, और विधानमंडल यानी राज्य स्तर पर कौन करेगा, वो विधानमंडल। यानी संसद बनाया गया है कहाँ, कि संसद बनाया किसे, देश को चलाने के लिए, और राज्य को चलाने के लिए विधानमंडल। तो वही चर्चा है 245 क्या है, इसी के बारे में निर्धारित किया गया है। संसद ये किसके लिए, देश के चलाने के लिए बनाया गया है। दूसरी है विधानमंडल किस लिए, राज्य के लिए। तो यहां तक आप लोग सभी लोग समझ गए। यानी देश चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, संसद की, और राज्य चलाने की जिम्मेदारी विधानमंडल की। क्लियर है। तो 245 अनुच्छेद ये बताता है कि देश चलाने की जिम्मेदारी संसद की, पूरा हमारे भारत देश में, और राज्य है, राज्य विधानमंडल के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें अनुच्छेद आता है 246 में क्या है दोस्त, तो देखिए 246 अनुच्छेद है, मैं क्या बताया कि दोनों के संबंध के बीच की जो बात इसमें की गई है। तो 246 अनुच्छेद ये कहता है कि ये सूची के बारे में बताता है। सूची यानी कि कौन सा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। जैसे पहले हम लोग बताया कि सूची कितने, 3 सूचियां हैं। कितनी सूची, 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यही बताता है कि कितना सूची के बारे में, कि कौन सा सब्जेक्ट विषय राज्य सूची में जाएगा, कौन सा केंद्र सूची में, और कौन सा समवर्ती सूची में। तो 246 अनुच्छेद वही बताया गया है। यानी
जो अधिकारी क्षेत्र संघ को है संघ को दिया गया है, जो राज्य के है जो राज्य को दिया गया है, तो जो मिलता जुलता है उससे किसको, केंद्र को समवर्ती में डाला गया है। तो 246 क्या कहता है, सूची जारी करता है, किसे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची 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 ठीक। अब हम लोग इससे बात करेंगे विषय, इसमें कितना विषय है, तो संघ सूची में बात करें तो टोटल 100 विषय है, ठीक। ये राज्य सूची में बात करें तो राज्य सूची में ध्यान देने की बात है, राज्य सूची में शुरुआत में 66 विषय था, लेकिन बाद में इसको घटा करके 61 विषय हो गया। शुरू में कितना ना 66, प्रेजेंट में 61। और समवर्ती सूची की बात करें तो पहले था 47, अब है 52। क्लियर है, यानी ये है वर्तमान स्थिति, ये जो है वर्तमान स्थिति, वर्तमान में ये जो है ये पहले की है, पहले का। तो क्लियर है, कोई पूछ दे कि कितनी सूची है, तो 3 सूची, कौन कौन, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों विषय। तो संघ सूची में 100, राज्य सूची में कितना था, 66 था पहले, अब है 61, और समवर्ती सूची में पहले 47 था, अब हो गया है 52 हो गया बढ़ के। यहाँ तो सभी लोग क्लियर है। आगे हम लोग देखिए चलते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। 246 तक क्लियर है आप सभी लोग को। 246 अनुच्छेद क्या कहता है, सूची के बारे में बताता है। दोस्त अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 247 क्या है। 247 देखिए, 247 अनुच्छेद ये बताता है कि जो सूची है ना तीनों, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यदि इसमें कोई आपसी में विवाद हो गया, इस मैटर पर कुछ ऐसा मुद्दा आ गया, तो इसके लिए एक्स्ट्रा कोर्ट का स्थापना किया जा सकता है। क्या एक्स्ट्रा कोर्ट, एक्स्ट्रा कोर्ट की स्थापना, एक्स्ट्रा कोर्ट का स्थापना कैसे भाई, यदि सूची के संबंध में कोई विवाद आती है, कोई विषय को लेकर के, कोई अपना अधिकारी क्षेत्र को लेकर के, समवर्ती में, राज्य में, संघ में, यदि कुछ इस तरह के तीनों में यदि कुछ बिगड़ा ऐसा संबंध आता है जो कि नहीं क्लियर हो पाती है, कोई कहता है राज्य मेरी है, संघ मेरी है, समवर्ती, यानी सूची संबंधित विवाद को निपटारा करने के लिए क्या एक्स्ट्रा कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। क्लियर है। इसके बाद आता है 248। अब बताइए 248 अनुच्छेद क्या कहता है, तो ये क्या कहता है, ये अवशिष्ट सूची के बारे में बताया गया है। अब बोले कि अवशिष्ट सूची क्या है भाई, तो देखिए वैसा सूची जो कि ना ही केंद्र में है, ना ही राज्य में है, और ना ही समवर्ती सूची में, वो शामिल नहीं किया गया है। ऐसा कुछ संबंध आता है उसको क्या अवशिष्ट सूची कहते हैं। तो ऐसा जो कुछ आता है, ऐसा कोई विषय आता है, उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है, ठीक है। तो दूसरा अवशिष्ट सूची बोलता है, अवशिष्ट सूची, यदि कोई ऐसा सूची जो कि इसका वर्णन नहीं है, कुछ ऐसा आता है, तो उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा। कौन, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। जैसे एग्जांपल पर हम बात करें, साइबर जो क्राइम आता है, जो कि राज्य के लिए भी है, केंद्र के लिए, सभी के लिए हानिकारक है, ऐसा कुछ इसका क्लियर नहीं किया है कि इसमें है। तो इस तरह का कुछ विवाद आता है जो कि सूची में शामिल नहीं है, तो उसको क्या, उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। क्लियर है। 248 वैसा विषय जो कि किसी सूची में शामिल नहीं है, उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है, ठीक। अब आगे चलिए, इस ऊपर मिटा करके आगे आपको समझाते हैं, फिर आपको अच्छा समझ आएगा। 248 तक तो आप लोग देख लीजिए। अब हम बताते हैं 249 ये कहता है अनुच्छेद कि कोई भी राज्य है, विदाउट इमरजेंसी राज्यसभा उसमें राज्य सूची में कानून बना सकता है। यानी किसी भी राज्य में ऐसा कोई इमरजेंसी, माने इमरजेंसी नहीं लगी हुई, फिर भी
ऐसा लगता है कुछ ऐसा कानून वहां गलत हो रहा है, उस कंडीशन में राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत मिल जाए तो वो कानून बना सकते हैं किसी राज्य में। यानी 249 क्या कहता है कि विदाउट इमरजेंसी में भी राज्यसभा राज्य सूची में 2/3 बहुमत से कानून बना सकती है। समझिए यहां विदाउट इमरजेंसी, विदाउट इमरजेंसी, विदाउट क्या, विदाउट इमरजेंसी, विदाउट इमरजेंसी में कौन, राज्य सूची में राज्यसभा कानून बना सकता है। विदाउट में कहां रहेगा, राज्य सूची में, राज्य सूची, यानी बिना कोई इमरजेंसी में राज्य सूची में कौन राज्यसभा कानून बना सकता है, राज्य सभा कानून बना सकता है, कानून बना सकता है, लेकिन अपना मर्जी से नहीं। जब कानून बनाएगा तो राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। यदि किसी स्टेट में बिना इमरजेंसी के कानून बनाना है तो राज्यसभा कानून बनाएगा। राज्यसभा कैसे, यदि राज्यसभा में वो कानून 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राज्यसभा उस राज्य सूची में कानून बना सकता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने क्या बोला कि किसी भी राज्य में बिना इमरजेंसी के राज्यसभा कानून बना सकता है 2/3 बहुमत, यदि बहुमत मिल जाती है तो चलिए कोई भी इमरजेंसी नहीं लगी कोई राज्य में और उस राज्य की सूची में राज्यसभा कानून बना दिया, 2/3 बहुमत से पारित भी हो गया, कानून भी बन गया। लेकिन एक और कंडीशन है, कंडीशन ये है कि वो बनाया गया कानून 1 साल तक वैलिड रहेगा। कितना, उसका वैधता 1 ईयर तक रहेगा। यानी समझिए विदाउट इमरजेंसी में राज्य सूची में राज्यसभा कानून बना सकता है, 2/3 बहुमत से यदि पारित हो जाता है तो कानून बन जाएगा। तो उसमें उसका जो वैधता होगी उस कानून का वो होगा 1 साल के लिए, वो वैलिड रहेगा वो कानून, 1 साल के बाद वो खत्म हो जाएगा। यही कानून नेक्स्ट समझते हैं 249 के बाद 250 क्या कहता है, ये कहता है कि इमरजेंसी, टाइम ऑफ इमरजेंसी, यानी राज्य में किसी इमरजेंसी कोई स्थिति आ गया तो इमरजेंसी स्थिति में संसद जो है वो राज्य सूची में कानून बना सकती है। क्या मैं बोला कि किसी भी राज्य में इमरजेंसी आ गया तो उस कंडीशन में संसद जो है वो राज्य सूची में कानून बना सकती है। तो इसको ये समझिए 250 में, इसको ये तो इसका हो गया। 250 ये कहता है, नीचे थोड़ा लिखते हैं आपको यहां अच्छा समझ में आएगा। 249 हो गया। 250 क्या कहता है भाई कि माने किसी भी इमरजेंसी में, क्या, टाइम ऑफ इमरजेंसी, टाइम ऑफ, किसी भी इमरजेंसी में राज्य सूची में संसद कानून बना सकता है। क्या, टाइम ऑफ इमरजेंसी, यानी किसी भी राज्य की इमरजेंसी में राज्य सूची में संसद कानून बना सकता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब किसी भी राज्य में इमरजेंसी लग गया तो इमरजेंसी वैसे भी लग जाती है तो अब आपातकाल स्थिति आ जाता है तो राज्य सब पूरा पावर केंद्र के अधीन ही चला जाता है। तो किसी भी इमरजेंसी स्थिति में राज्य सूची में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। कितना टाइम, ये ओनली इमरजेंसी में के लिए है। ठीक, 250 क्लियर हो गया। और 251 जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। देखिए क्या कहा गया है 251 में। 251 दोस्त एक बात है, इस वीडियो में बने रहिए। आप सोचिए कि मेरे को अनुच्छेद नहीं याद होगा, सर ऐसे बता रहे हैं। एक ट्रिक है, राम मान देंगे। ये पूरा टॉपिक करने के बाद एक राम मान देंगे। उस रामबाण ट्रिक से, इस टॉपिक से आप 95% क्वेश्चन हल कर सकते हैं। रामबाण एक लाइन का है, सिर्फ एक लाइन का रामबाण देंगे लास्ट में, जो कि वही रामबाण से एक ऐसा ट्रिक देंगे ताकि पूरा ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा।
लास्ट तक को आपको बेसिक बता रहे हैं, लास्ट पे जादू ट्रिक मारेंगे, ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा एक लाइन में। देखिएगा कैसे, आप खाली बेसिक समझ लीजिए। देखिए लड़का का क्या कंसेप्ट आना चाहिए। अब मान लीजिए शुरू में हम बता दे तो ये तो ठीक है, फॉलो तो हो जाएगा, आपको पीटी निकाल सकते हैं, लेकिन जब मेंस देने जाइएगा ना, जब बीपीएससी का पीसीएस का कुछ ऐसा हाई लेवल का मेंस देने जाइएगा तो मेंस देने में ये नहीं पूछेगा, बट वो ट्रिकली काम नहीं कर रहा, वो में आपको कंसेप्ट काम करेगा। अब बोल देगा कि बिना इमरजेंसी में राज्य में कोई कानून कैसे बना सकता है, तो बिल्कुल अब पता रहेगा। राज्यसभा बना सकता है, पूरा 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद राज्यसभा बनाएगा, और बैठता भी एक साल पूरा आपका लिखना पड़ेगा मेंस में। तो इसीलिए मैं पूरी आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, लास्ट में एग्जाम बन देंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए आगे बताते हैं 251 क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 251 अनुच्छेद ये बोलता है कि 249 और 250 में जो भी कानून जो बन गया उसमें, यानी 249 और 250 की जो अनुच्छेद है, इसमें विधानमंडल असंगत कानून न बनाए। समझिएगा, 251 कहता है कि अनुच्छेद 249 और 250 यदि लगा है तो विधानमंडल असंगत कानून नहीं बनाएगा, यानी उसके खिलाफ कानून नहीं बनाएगा। और मान लीजिए इमरजेंसी लग गया, संसद कानून बना दिया, किसी राज्य में इमरजेंसी लगा है और संसद कानून बना दिया, उस टाइम उस किसी भी राज्य के विधानमंडल उसके खिलाफ, उसके विपरीत कानून नहीं बनाएगा। तो यही बोलता है दूसरे काम का बोलता है कि 249 या 250 ठीक लगा हो तो विधानमंडल असंगत कानून नहीं बनाएगा, असंगत कानून नहीं बनाएगा, समझ में आया? यानी कि किसी भी विदाउट इमरजेंसी में यदि राज्य सूची कानून बना दिया तो उसके खिलाफ में विधानमंडल उस राज्य का कानून नहीं बनाएगा। यदि कोई भी राज्य में इमरजेंसी लगा है, उस इमरजेंसी में संसद कानून बना दिया, तो संसद जो कानून बना दिया तो उसके खिलाफ में, उसके विपरीत में अपना तरफ से जो विधानमंडल कानून नहीं बना सकता। इसीलिए इसको वर्णन किया है संविधान 251 में। 251 इसीलिए दिया गया है कि किसी भी राज्य में केंद्र कानून बना दिया, किसी भी इमरजेंसी स्थिति में केंद्र बना दिया, तो उस राज्य के विधानमंडल है उसका विपरीत कानून नहीं बना सकता है, उसका अधिकार नहीं है। क्लियर है यहां तक सभी लोग को? यानी क्या 249 50 251 कहता है कि कहता है 251 अनुच्छेद बोलता है कि अनुच्छेद 249 250 यदि लगा हो किसी राज्य में तो उसके विपक्ष में विधानमंडल उसका असंगत कानून नहीं बनाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, दूसरा 51 तक हो गया हम लोगों का। अब अनुच्छेद हम लोग देखते हैं 252 क्या कहता है। तो 252 अनुच्छेद ये कहता है कि दो या दो से अधिक राज्य के लिए सहमति हो तो संसद से कानून बना सकते हैं राज्य सूची में। बात को समझिए, यदि किसी भी मैटर को लेकर के बिहार एक राज्य है, यूपी एक राज्य है, पहले यहां समझिए 252 पहले लेते हैं हेडिंग। 252 बिहार एक राज्य है, एक यूपी राज्य, दोनों सटा हुआ है। यदि किसी भी मैटर पर उन लोगों को कोई विवाद हो गया, कुछ आपसी संबंध नहीं बन रही है, बिहार और यूपी दोनों अलग राज्य हैं और दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं और दोनों के बीच में ऐसा कोई संबंध नहीं बन पा रहा है, तो भाई राज्य के बीच का मुद्दा है, उसमें केंद्र कुछ कर नहीं सकता है। बात है राज्य की बात है भाई, उसमें केंद्र का तो अधिकार दिया गया है लेकिन कुछ अलग अधिकार है। तो किसी भी राज्य के दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के बीच का जो मैटर है, यदि निपटारा नहीं हो रहा है, तो बिहार का जो सीएम है आप यूपी का सीएम है, तो मान लीजिए बिहार का जो सीएम है नीतीश कुमार, यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों एक हो बोले कि ऐसा काम करते हैं। सबसे अच्छा चलिए हम लोग संसद भवन है और संसद द्वारा हम लोग उसको कह करके और हम लोग कानून अपना वो हिसाब से बना सकते हैं ना, मेरा बात ना आपका बात। तो यदि मोदी का, योगी का और नीतीश कुमार का, दोनों सीएम का, दोनों स्टेट का सीएम का सहमति हो गया, तो यदि संसद भवन में जाएंगे तो संसद भवन उसकी राज्य सूची के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो क्या मैं बोला
कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के सहमति से संसद कानून बना सकती है राज्य सूची में। क्लियर है? यहां तक दो स्टेट के बीच में कुछ विवाद हो रहा है, नहीं निपट रहा है, और दोनों स्टेट मिल गए करके दोनों स्टेट की सहमति हो जाए कि चलिए वो संसद कानून बना ले, क्योंकि आपका कानून हम फॉलो नहीं करेंगे, मेरा आप नहीं कीजिएगा, तो जब संसद बना देगा इससे अच्छा। तो यदि दोनों का सहमति हो तो संसद कानून बना सकता है। तो वही कहता है 252, क्या कहता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों का, अधिक राज्यों के सम्मति पर संसद कानून बनाएगा, संसद कानून बना सकता है, संसद कानून बना सकता है। किसे बनाएगा भाई? तो राज्य सूची में। राज्य सूची में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के सहमति पर संसद कानून बना सकता है राज्य सूची में। समझ में आया? क्यों? 2 राज्यों के बीच में ऐसा कोई मीटर आ गया तो। अब आगे चलते हैं, अनुच्छेद आता है 53, 253। इसको समझिएगा ध्यान से, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजूद ये अनुच्छेद है। देखिए ये क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय संधि प्रणाली के लिए संसद राज्य सूची में कानून बना सकता है। क्या मैं क्या बोला कि अंतरराष्ट्रीय संधि की प्रभाव के मतलब अंतरराष्ट्रीय संधि की प्रभावी के लिए, अंतरराष्ट्रीय संधि की प्रभावी के लिए जो है संसद राज्य सूची में कानून बना सकता है। अब समझिए कि ये होता क्या है। मैं क्या बोला? अंतरराष्ट्रीय संधि की प्रभावी में, यानी कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि हो गया, तो कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि हो गया उसके मैटर में संसद जो है राज्य सूची में कानून बना सकती है। एग्जाम्पल देके समझिए, एग्जाम्पल बहुत सटीक दे रहा हूं। मैं क्या बोला? अंतरराष्ट्रीय संधि, मान के चलिए कि हमारे देश के पीएम मोदी वो अमेरिका से जाके करके एक अंतरराष्ट्रीय समझौता करके आए कि हमारे यहाँ बहुत ही बल सदस्यों के हथियार की कमी है, मैं इंडिया में एक हथियार का फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, और वो अमेरिका से जाकर के समझौता करके आ गए क्या कि हमको एक हथियार का फैक्ट्री खोलना है। अब आप बताइए कि क्या जितना भी जब फैक्ट्री खोलने के लिए क्या जमीन चाहिए? जमीन चाहिए तब तो खुलेगा, और जमीन जितनी भी है हमारे देश में वो जमीन किसी ना किसी राज्य के अधीन है। क्लियर है? तो आप ही बताइए, जब मोदी जी अब जा रहे हैं किसी देश में समझौता करने के लिए, तो इतना बड़ा पद और क्या किसी राज्य में, मान लीजिए कर्नाटक के जो भी तमिलनाडु के मान के चलिए कि उनको खुलवाना है, तो तमिलनाडु के सीएम से पूछेंगे हाँ जी हम जा रहे हैं समझौता करने के लिए, आप जमीन दीजिएगा मेरे को फैक्ट्री खोलने के लिए। वहां का सीएम माना कर देगा मेरे पास जमीन नहीं है। फिर जाएगा कहाँ? तेलंगाना में, हाँ जी तेलंगाना, हाँ जी मेरे को फैक्ट्री चाहिए जमीन खोलने के लिए, जमीन दीजिएगा। तेलंगाना का सीएम मना कर दिया मेरे पास नहीं है। फिर जाएंगे यूपी में, ऐसे करेंगे। ऐसे नहीं कर सकते हैं भाई, पीएम एक सोच बहुत ही अच्छा पद है, तो ऐसे नहीं कुछ किसी से पूछ सकते हैं। ऐसे पूछेंगे तो सब लोग मना कर देगा। इसीलिए हमारे संविधान में किया गया है कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि कर के आ गए मोदी किसी भी देश से अंतरराष्ट्रीय संधि करके आ गए, उस कंडीशन में केंद्र सरकार है किसी भी राज्य में कानून बना सकती है, आपको उसको बोलने का अधिकार नहीं है। तो समझ में आ गए? यानी समझिए आप टूटी फूटी भाषा में कि अमेरिका से जब संविधान की समझौता करके आ गए कि मेरे को हथियार खोलने का फैक्ट्री बनाना है और समझौता हो गया, अब भारत में आए उनको मर्जी है कि हम यूपी में लखनऊ में फैक्ट्री बनाएंगे, तो सीधे योगी जी को फोन करेंगे हाँ जी हमको लखनऊ में इतना जमीन चाहिए हथियार का फैक्ट्री लगाना है, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। यानी संसद कानून बना सकती है अंतरराष्ट्रीय मुद्दा पे। क्लियर है? किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि के में संधि हो जाती है, उस मुद्दा में राज्य सूची में संसद कानून बना सकती है। उसी को बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय संधि प्रभावी के लिए अंतरराष्ट्रीय संधि में संसद, अंतरराष्ट्रीय संधि में संसद राज्य सूची में
सूची में कानून बना सकती है, कानून बना सकता है। क्लियर है? अंतरराष्ट्रीय संधि में संसद राज्य सूची में कानून बना सकता है। मैं आपको बहुत अच्छा सा भी समझाया एग्जाम्पल देकर के। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां तक? 253 हम लोग कर चुके हैं। आगे हम लोग चलते हैं 254। 254 254 भी गजब का अनुच्छेद है भाई। देखिए इसमें क्या कहता है। 254 अनुच्छेद कहता है कि कोई भी विधानमंडल वैसा कानून नहीं बनाएगा जो संसद के कानून से असंगत हो। क्या कहता है कि किसी भी राज्य का विधानसभा वैसा कानून नहीं बनाएगा जिससे संसद के द्वारा बनाया गया कानून के विपरीत हो। क्लियर है यहां तक? 254 क्या कहता है कि संसद वैसा कानून नहीं बनाएगा जो कि 254 अनुच्छेद यह बताता है कि कोई भी राज्य का विधानमंडल, क्या 254 कहता है कि कोई भी राज्य के विधानमंडल वैसा कानून नहीं बनाएगा जो कि संसद के कानून के असंगत हो, यानी संसद के कानून के विरोध में हो। एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल नोटबंदी। मैंने क्या बोला? कोई भी विधानमंडल ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि संसद के विपरीत हो, असंगत हो। तो मान के चलिए कि संसद कानून बना दिया, नोटबंदी किया, और 12 बजे रात को मोदी ने अनाउंस कर दिए कि आज से नोटबंदी जो भी है 500 का नोट बंद होगा। और किसी भी राज्य का ऐसा हिम्मत है औकात जो बोल देगा कि नहीं मैं आज से नहीं लागू करूंगा, 1 महीना बाद लागू करूंगा, चाहे मेरा राज्य में चलेगा? है? देखे हैं कि पूरा राज्य में, पूरा भारत देश में ऐसा हुआ? नहीं हुआ। यानी जो संसद कानून बना दिया उस पर जो राज्य के विधानमंडल है उसका विपरीत नहीं बनाएंगे। नोटबंदी देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नोटबंदी ने संसद कानून बना दिया कि इतना तारीख 8 नवंबर से नोटबंदी होगा, तो 8 से होगा। कोई विधानमंडल अपना राज्य के लिए कानून नहीं बनाएगा कि मैं 10 दिन के बाद नोटबंदी करूंगा। नहीं हुआ ना? तो वही बोलता है कि कोई भी विधानमंडल वैसा कानून नहीं बनाएगा जो कि संसद के असंगत हो। कोई भी विधानमंडल वैसा कानून नहीं बनाएगा जो संसद के असंगत हो। एग्जाम्पल को देख लिए। नोटबंदी एक और आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। नोटबंदी नहीं है, यानी कोई भी केंद्र सरकार कानून बना देगा तो विधानमंडल के खिलाफ में कानून नहीं बनाएगा। नोटबंदी हो गया पहला पर। दूसरा पर लॉकडाउन, यानी मोदी ने बोल दिया कि हाँ जो भी है कि 22 फरवरी से या 22 मार्च से लॉकडाउन होगा पूरा भारत में। तो कोई राज्य बोलेगा कि नहीं हम अपना राज्य में नहीं करेंगे, अपना राज्य से दूसरा राज्य में आने जाने देंगे? करेगा नहीं, वो कर सकता है। तो वही बताता है कि कोई भी विधानमंडल वैसा कानून नहीं बनाएगा जो संसद के कानून के असंगत हो। क्लियर है यहां तक? देखिए लास्ट में एक नाम मान देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे मैं याद करवाता हूं, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना यार, फिर टेंशन लेने की जरूरत है। बहुत इजी तरीका से बताते हैं। 254 का 255 अनुच्छेद क्या कहता है भाई? तो 255 अनुच्छेद ये कहता है कि जो कोई भी स्टेट को, राज्य को यदि कोई कानून बनाता है तो राष्ट्रपति से पूछकर वो कानून बना सकते हैं। देखिए कोई भी कानून है, यदि राज्यसभा कुछ सोचता है कि अपना अपना राज्य के लिए तो बना ही सकते हैं, लेकिन लगता है कि राज्य और कुछ और राज्य के समवर्ती का विषय है या केंद्र से रिलेटेड कुछ ऐसा विषय है
माने वैसा कानून जो केवल राज्य के लिए भी नहीं, अदर के लिए भी हो सकता है, उस कंडीशन में राज्य जो है राष्ट्रपति से पूछकर कानून बना सकता है। तो यही कहता है 255 के राज्य राष्ट्रपति से पूछकर कानून बना सकता है। राष्ट्रपति से पूछकर कानून बना सकते हैं। क्लियर है तक? इसमें कुछ ज्यादा जान नहीं है। 256 देखिए, 256 क्या कहता है? तो 256 समझिएगा ध्यान से। 256 से ये बोलता है कि देखिए, केंद्र है सेंट्रल लेवल पर जो भी काम करते हैं, सेंट्रल लेवल पर जो भी काम करते हैं, वो सोचिए कि राज्य के अधीन जाए काम करे तो नहीं करेंगे, यानी वो तो करेंगे, वो अलग अलग, वो उसका अलग कंडीशन आता है, वो मैं आपको बात बताऊंगा। यानी सेंट्रल ये कहता है 256 अनुच्छेद कि सेंट्रल जो है, सेंट्रल कानून का कोई भी अधिकारी है सेंट्रल लेवल का, वो किसी भी राज्य में जाकर के वो काम कर सकता है, लेकिन वही राज्य लेवल के जो भी अधिकारी है वो सेंट्रल में जाके काम नहीं करेगा। समझिएगा, सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया। यानी मान के चलिए कि कोई सेंट्रल कोई भी व्यक्ति है, मान के चलिए, ठीक, सेंट्रल एग्जाम के देखिए, मान लीजिए फोर्स की बात करते हैं, आर्मी हो गया, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, जो भी फोर्स है सेंट्रल लेवल के, और राज्य के में जाकर राज्य के स्तर उसको ड्यूटी नहीं कर सकता है। समझे? राज्य में जाकर के किसी का अधीन ड्यूटी नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो, लेकिन स्टेट वाला इसमें आकर ड्यूटी कर सकता है, ठीक है, इसमें नहीं जाएगा, ये सेंट्रल लेवल की बात है, लेकिन ये इसको बुला सकता है। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच के संबंध बताया गया। 256, 257 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 257 क्या कहता है कि कोई भी सेंट्रल प्रॉपर्टी है, सेंट्रल प्रॉपर्टी की सुरक्षा, अब मान लीजिए सेंट्रल प्रॉपर्टी है तो सेंट्रल की सिर्फ सुरक्षा सेंट्रल सरकार ही नहीं ना करेगी जी, वो कहाँ करेगा? तो किसी भी सेंट्रल प्रॉपर्टी की सुरक्षा स्टेट जो है सुरक्षा कर सकता है, ठीक है। तो क्या गवर्नमेंट सेंट्रल, यानी कोई भी सेंट्रल प्रॉपर्टी कोई भी सेंट्रल प्रॉपर्टी की सुरक्षा स्टेट करेगा, यानी कोई भी सेंट्रल प्रॉपर्टी की सुरक्षा है वो स्टेट जो है, राज्य है, वो करेगा, बिल्कुल करेगा। कोई भी सेंट्रल प्रॉपर्टी के एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में रेलवे हो गया, ठीक, बैंक हो गया। रेलवे के अंदर सेंट्रल का अधीन आता है, लेकिन हर राज्य के प्लेटफॉर्म में देखते हैं ना जीआरपी लोग रहता है, वो स्टेट लेवल का रहता है। तो सेंट्रल तो है, लेकिन क्या राज्य के जो है काम कर रहा है? बैंक तो सेंट्रल लेवल का है, लेकिन राज्य से पुलिस काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, तो राज्य के करते हैं ना भाई। तो क्या रेलवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो सेंट्रल सुरक्षा करता है ना, स्टेट पुलिस जीआरपी वाला हर प्लेटफॉर्म पर आते हैं। बैंक में देखिए, बैंक में भी जो नजदीक है वहां आकर पुलिस लोग ड्यूटी करता है, तो बैंक तो सेंट्रल है, तो बोले सेंट्रल फोर्स लगाई नहीं। सेंट्रल जो प्रॉपर्टी है उसकी जो सुरक्षा है वो क्या करेगा? राज्य सरकार। अब आगे देखिए, आगे ये बताता है 257 हो गया। अब देखिए 258 सब कुछ है नहीं, मेन आपको बता रहा हूं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक अनुच्छेद आता है 262। ये कहां से क्लियर है? 262 अनुच्छेद क्या कहता है? देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कुछ अलग मतलब रखा गया है। 262 अनुच्छेद नदी विवाद से संबंधित है। किस? नदी विवाद, नदी विवाद से 258 अनुच्छेद संबंधित है। इसमें होता क्या है देखिए,
इसमें यह बताया गया है कि कोई भी राज्य है, समझिए ध्यान से, 1 2 3 4 5, कोई भी राज्य है तो नदी किसी राज्य से होकर निकलेगी। मान लीजिए झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, तो नदी जो है हर राज्य से निकल गुजरती है ना, तो नदी को रखना चाहिए या तो संघ सूची में, समवर्ती भी चल सकता है, लेकिन नदी को रखा गया है राज्य सूची में, नदी को राज्य सूची में रखा गया है। तो राज्य सूची में रखा गया है तो हमेशा नदी के लेकर विवाद होते रहता है। जैसे आप लोग सोच, कावेरी नदी विवाद समझे हुए, तमिलनाडु की तरफ उधर चलते रहता है कावेरी जल विवाद। यानी कोई भी राज्य देखिए, यदि मान लीजिए कोई नदी आ रहा है, ठीक, और इसमें मान लीजिए बिहार से कोई नदी आ रहा है और यूपी में जा रहा है, तो बिहार वाला रोक दे कि नहीं मैं अपना पानी उधर नहीं जाने दूंगा, इधर इसको कटाव करके बाहर होकर निकाल दे, तो यूपी में नहीं जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो बहुत सारे कंडीशन आता है, तो राज्य की सूची में रखा गया है किसको, नदी को। लेकिन इसमें क्या होता है, राज्य सूची में रखने के तहत राज्य को पावर मिल गया है, तो हर राज्य अपना मर्जी से काम करते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए संविधान में अनुच्छेद डाल दिया कि देखो भाई, नदी संबंधित यदि कोई भी राज्य के बीच में विवाद होगा तो इसके लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन होता है। क्या ट्रिब्यूनल, क्या ट्रिब्यूनल का एक गठन होता है। नदी विवाद संबंधित कोई मुद्दा के ट्रिब्यूनल का गठन होगा। ये ट्रिब्यूनल क्या होता है भाई, तो ट्रिब्यूनल जो है ये 5 जज का एक ग्रुप होता है, वो ओनली नदी के विवाद से ही क्यों सुलझाते हैं। ट्रिब्यूनल जो है ये 5 जजों का ट्रिब्यूनल का गठन होगा। ट्रिब्यूनल है ये 5 जजों का समूह है, 5 जजों का समूह है ट्रिब्यूनल। 5 जजों का समूह क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल बोलते हैं। इनका काम है ओनली रिवर निपटारा, ओनली रिवर प्रॉब्लम को सुलझाना। यानी 262 अनुच्छेद नदी विवाद से है। नदी विवाद किसी भी राज्य को, 2 राज्यों को लेकर कोई यदि मैटर में विवाद हो गया, उसको निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन होता है। ट्रिब्यूनल होता क्या है, उसमें 5 को जज का समूह होता है। उनका काम है ओनली रिवर प्रॉब्लम है, नदी से प्रॉब्लम किसी का है उसको निपटारा करने की सिर्फ जिम्मेदारी है। और ये कोई काम नहीं है, ट्रिब्यूनल का कोई काम नहीं है, नदी संबंधी जो भी विवाद है उसका निपटारा करना है। कैसे क्या करना है, वो 5 जज का समूह होता है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद एक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, वो है 263। 263 बहुत धाकड़ अनुच्छेद है, समझिएगा इसको। ये क्या है, अंतरराज्य परिषद बताता है। अंतरराज्य परिषद, अंतरराज्य परिषद के बारे में, अंतरराज्य परिषद के बारे में बताता है। अब बोले अंतरराज्य परिषद क्या है भाई, तो समझिए ध्यान से। ये बहुत सारे स्टेट हो गए, ये सब स्टेट हो गए, समझे, ये पूरा राज्य हो गया। यहाँ पे हमारा क्या है, केंद्र शासन करता है। केंद्र शासन करता है दिल्ली, यहाँ का दिल्ली हो गया, एंड दिल्ली शासन चलता है। तो अंतरराज्यीय परिषद का मतलब क्या होता है कि दिल्ली जो है या पीएम जो है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन होता है और साल में 3 बार होता है। और जो पीएम है वो हर राज्य को सीएम को बुलाते हैं, यानी यहाँ के सीएम को बुलाएंगे, यहाँ के सीएम के, यहाँ के सीएम के, यहाँ के सीएम के, यानी जितना भी हर स्टेट के सीएम है और टोटल स्टेट के सीएम को बुलाते हैं कौन, दिल्ली। कहाँ पे पीएम बनाते हैं, दिल्ली में, ठीक। इसका अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता पीएम करते हैं, अध्यक्षता पीएम करते हैं, प्रधानमंत्री। यानी और ये कितना दिन होता है, साल में 3 बार, साल में 3 बार। समझिएगा ध्यान से। 263 अनुच्छेद कहता है कि अंतरराज्यीय परिषद के बारे में बताता है। अंतरराज्यीय परिषद क्या है, तो साल में 3 बार हर स्टेट के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बुलाते हैं दिल्ली में, ठीक। दिल्ली में बुलाते हैं किस लिए भाई, तो
ये जानने के लिए कि हर राज्य अच्छा से एक दूसरे के संबंध में काम कर रहा है कि नहीं, किस राज्य को क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, यानी उनको प्रॉब्लम को देखने के लिए बात विवाद को, किसी भी विवाद को मिटाने के लिए या कोई भी विवाद न हो इसको सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है। साल में 3 बार होता है। और इसका अध्यक्ष होते हैं जो पीएम होते हैं, और ये कहाँ दिल्ली में होता है। तो आपसे कोई पूछ दे अंतर्राज्यीय परिषद क्या है तो क्या बोलिएगा? अंतर्राज्यीय परिषद है जो कि हर राज्य का सीएम को दिल्ली में बुलाया जाता है और पीएम द्वारा इसका की अध्यक्षता में हर राज्य को विवादों को सुलझाया जाता है, मैटर को समझा जाता है कि सभी लोग काम अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। साल में 3 बार होता है, इसकी अध्यक्षता पीएम करते हैं, उसके क्या बोलते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद। दोस्त यहां तक आप लोग सभी लोग समझ में आया होगा, क्लियर। अब हम देखते हैं आगे हम आपसे ये बता दें कि मैं क्या बोला था 263 का खत्म हो गया। अब आता है ट्रिक। क्या दोस्त, ट्रिक में कुछ करना नहीं है, भरभरी ट्रिक में बताता हूं। आप जितना भी 245 या 63 का अनुच्छेद पढ़े उसमें आप ध्यान दिए एक बात। कौन बात बा भाई? ये बात ध्यान दीजिए कि कोई भी अनुच्छेद, हर अनुच्छेद में जो सेंट्रल लेवल है और राज्य लेवल की हम लोग बात करें तो हर अनुच्छेद में सेंट्रल लेवल को ऊंचा दिखाया गया है। क्या है? सेंट्रल लेवल को ऊंचा दिखाया गया है। कैसे भाई? तो 45 अनुच्छेद कहता है, तो 45 तो चलो अलग है कि संसद कानून बनाएगा देश के लिए, राज्य के लिए विधानमंडल। सूची भी देखिए, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, तीनों का अलग अलग बांटा गया है। लेकिन इसके बाद 47 कहते हैं एक्स्ट्रा कोर्ट का स्थापना कौन करेगा? ये संसद द्वारा होगा। और उसी सूची जो सूची में शामिल नहीं है तो कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। यदि किसी भी विदाउट इमरजेंसी में कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र लेवल में राज्यसभा बनाएगा। इमरजेंसी की स्थिति में कौन बनाएगा? तो भी केंद्र लेवल में बनाएगा। कौन? संसद बनाएगा। यदि 2 या 2 के अधिक राज्यों से सहमति हो तो कानून कौन बनाएगा? तो राष्ट्रपति, संसद ही बनाएगा। यानी हर चीज में संसद, हर चीज में केंद्र लेवल, यानी कि केंद्र और राज्य से क्वेश्चन पूछ दे। और यदि दोनों का आपसी संबंध के बारे में बात करें तो सीधे 95% ऑप्शन आपका केंद्र लेवल होता है। क्लियर है? जब भरभली ट्रिक, यानी आपसी मैटर कोई पूछ दे और केंद्र और राज्य के बीच के शक्ति के बारे में बताए तो सबसे ज्यादा केंद्र लेवल का ही शक्ति मानिएगा। क्योंकि देखिए 249 अनुच्छेद क्या कहता है कि विदाउट इमरजेंसी में राज्यसभा कानून बनाएगी राज्य में। राज्य है तो केंद्र सरकार बनाएगा भाई राज्यसभा। फिर कहता है 250 की इमरजेंसी टाइम में भी संसद कानून बनाएगा, यानी संसद बनाएगा। फिर 251 क्या कहता है कि 249 और 50 जो संसद कानून बनाएगा उसे विधानमंडल, उसके विपरीत में कानून नहीं बनाएगा। यानी हर चीज में सेंट्रल को ऊपर दिखाया जा रहा है। तो इस हिसाब से इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछ दे और दोनों राज्य और केंद्र के शक्ति के बारे में बात करें कि क्वेश्चन क्या शक्ति है, कोई क्वेश्चन पूछ दे। जैसे आपको पूछ रहा क्वेश्चन कि इमरजेंसी, किसी भी राज्य में इमरजेंसी के दौरान कौन कानून बनाएगा? विधानसभा दे देगा, विधानसभा, विधान परिषद, संसद, नॉन ऑफ दी संसद मानिएगा। यानी कि आप बिल्कुल यहां तक समझ रहे होंगे। यानी केंद्र और स्टेट के मुद्दा को लेकर के कोई शक्ति के बारे में क्वेश्चन आ इस टॉपिक से सीधे सेंटर मारिएगा। कोई दिक्कत किसी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दोस्त ये आपको वीडियो अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ आप केंद्र और राज्य के बीच के संबंध को समझ चुके हैं अच्छा से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़े। और कोई भी कंफ्यूजन होने से, कोई भी डाउट होने से कमेंट कीजिए। कमेंट का आपका इंतजार रहेगा, उस कमेंट का जवाब दिया जाएगा। दोस्त ये वीडियो अच्छा लगा तो कहने की जरूरत नहीं है, लाइक कमेंट कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।